अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मोहब्बतों के हिसाब की 19वीं किस्त लेकर हाजिर हुई हूँ। इज़्ना अरबाब की जान खतरे में और सालान खैबर के बदलते हुए जज्बात, क्या रंग लाएगी ये कहानी। और सोने पर सुहागा उसवा आदिल की शादी उस शख्स से जिससे वो नफरत करती है, और एक नया धमाका ज़ारिन हैदर के नए अंदाज को लेकर क्या होगा उसवा का रिस्पॉन्स, और नई-नई बातें नए-नए अंदाज में धमाका खेज़ है आज का एपिसोड। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाईबी नॉवेल लवर्स, तो स्टार्ट करते हैं। ज़ारिन उठ भी जाओ, क्या तुम यहाँ सोने के लिए आई हो। उसवा को लगा नहीं था कि रात में पूरी बात बताने के बाद भी सुबह ज़ारिन इतनी देर तक सोती रहेगी गधे घोड़े को बेचकर। उसने उसे झंझोड़ कर उठाया था। बहुत थक गई हूँ, सोने दो मुझे, उसने मुंदी मुंदी आंखों से कहा था। अगर तुम 2 मिनट में नहीं उठी तो मैं तुम पर पानी का पूरा जग उंडेल दूंगी। उसवा ने अपने हाथों में साइड टेबल से पानी से भरा जग उठा लिया था। अरे रुको रुको, ये क्या कर रही हो। सुहाना वॉशरूम से बाहर निकलते हुए बोली थी, मगर जिसको ये धमकी दी गई थी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो वैसे ही ख्वाबो खरगोश के मजे ले रही थी। मैं इतनी परेशान हूँ और ये देखो कितने मज़े से सो रही है। उसवा ने ज़ारिन को देखते हुए शिकायती लहजे में कहा तो सुहाना को बेचारी पर रहम आया था और उसने भी ज़ारिन को उठाने की कोशिश कर डाली थी। प्लीज़ ज़ारिन, मुझे मालूम है तुम सो नहीं रही हो, बस सता रही हो, उठ जाओ। उसने एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली थी और उसकी इस अदा पर दोनों ने उसे घूर कर देखा था। अब ऐसे आंखें फाड़ कर देखोगी तो मैं दोबारा सो जाऊंगी। ज़ारिन ने दोनों को धमकी दी थी। ठीक है, हम नहीं देखते, उठो फ्रेश हो जाओ, चलो नाश्ता करते। सुहाना उस वक्त को शांत रहने का इशारा करके ज़ारिन से बोली थी। अब ठीक है, तुम दोनों चलो डाइनिंग एरिया में, मैं अभी आई। ज़ारिन ने बेड से पैर उतारते हुए कहा था। ओके, दोनों ने एक आवाज़ होकर कहा और बाहर की तरफ बढ़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, वो दोनों डाइनिंग एरिया में दाखिल होकर एक साथ एक आवाज़ में बोली थी। अकरम अली ने आवाज़ की तरफ देखा था और चौंक गए थे। बेटा, आपकी कोई दोस्त आई है? ये बात किसी ने मुझे बताया ही नहीं। वो डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठे थे और रोज़ की तरह हाथों में अखबार था। उन्होंने उसे लपेटकर साइड में रखा था और दोनों को शफ़क़त भरी नज़रों से देखा था। जी जी दादा, दोनों रात में ही आई हैं। उसवा ने गड़बड़ाते हुए कहा था। दोनों? मगर ये तो एक ही है। अकरम अली ने सुहाना को देखते हुए कहा था। जी दादाजी, वो फ्रेश होने के लिए गई है। मेरा नाम सुहाना है और उसका नाम ज़ारिन है। वो जल्दी से चेयर पर उनके पास बैठती हुई बोली थी। अच्छा बेटा जी, आप भी उसवा बेटी के साथ पढ़ते हो? दादाजी ने मुशफिक अंदाज में पूछा था। जी दादा, मैं उसवा की रूममेट भी हूँ। सुहाना ने हैरान परेशान खड़ी उसवा को देखकर कहा था। मैं नाश्ते के लिए चाची को कहती हूँ। उसवा गड़बड़ाते हुए वहां से चली गई थी। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे थे। तभी नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगाने कोई आया था। सुहाना ने इन्हें इन्हें सलाम किया था। उन्होंने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया था और उसे नाश्ता करने के लिए कहा था। ये उसवा की चाची है निदा, उसकी दोनों बेटियां राबिल और बेला। वो उसवा की माँ के साथ पड़ोसी के घर गई हैं, किसी काम से आती ही होंगी। तुम नाश्ता करो। और वो दूसरी वाली कहाँ है? अभी तक आई नहीं। उन्होंने ज़ारिन के बारे में पूछा था। तभी उसवा भी चेयर पर आकर बैठी थी। वो भी आती होगी। दादाजी, हम शुरू करते हैं, सुहाना ने उसवा के सूजे हुए मुंह को देखते हुए कहा था। तभी उनके पीछे हंसने की आवाज़ आई। बासिम सिकंदर और ज़ारिन हैदर साथ साथ डाइनिंग एरिया की तरफ आ रहे थे। इन्हें देखकर उसवा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। धड़कन तेज होने की वजह कोई और नहीं, उसकी प्यारी दोस्त ज़ारिन हैदर थी, जो किशमिश कलर के खूबसूरत से सूट में बहुत ही प्यारी और गजब ढा रही थी। उसवा ने पहली बार उसे कोई कलर वाला कपड़ा पहनते हुए देखा था, वरना वो हमेशा ब्लैक सूट, ब्लैक फ्रॉक, ब्लैक जीन्स पहनती थी। सुहाना भी उसे देखकर हैरान थी। दादा अकरम अली भी ताज्जुब से ज़ारिन हैदर को निहारे जा रहे थे, जो इन्हें किसी की याद दिला रही थी। वो दोनों करीब आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे और दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे दोनों में बरसों की दोस्ती हो। वो खुशी-खुशी अपनी मंज़िल की तरफ रवां-दवां थी। आज उसने उस केस को जीत लिया था, जो उसके लिए वबाल जान बन गया था और मुसीबत ही पैदा कर रहा था। उसे हर बार खतरनाक वार्निंग मिल रही थी कि वो उस केस को छोड़ दे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और मौलवी अब्दुल गफ्फार की गवाही से इलाहा खान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। तभी अचानक उसकी कार के सामने कोई चीज़ आकर गिरी थी। उसने कार को वो झटके से ब्रेक लगाया था और गहरी-गहरी सांसें लेती हुई स्टीयरिंग पर अपने हाथों को जमाए रखा था। कुछ लोग आसपास की झाड़ियों से निकलकर उसकी कार की तरफ बढ़े थे और ये सब इतनी तेज़ी से हुआ था कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाई थी। सांसें तो उस वक्त रुकी जब रिवॉल्वर की नाल उसके सर के पिछले हिस्से में महसूस हुई।
उसे ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो बस अब कुछ ही लम्हों की मेहमान है। फिर किसी ने उसके सर पर रिवॉल्वर का दस्ता मारा था और वो बेहोश हो गई थी। कुछ घंटों बाद उसकी आँख खुली, एक वीरान खंडरनुमा इमारत में। वो तो शुक्र था कि वो किसी कमरे में नहीं थी, वरना वो घबरा कर मर ही जाती, क्योंकि उसे बंद कमरों में डर लगता था। इज़्न अरबाब का बंद जगहों में से डरना उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी और ये बात किसी को मालूम नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा हॉल था, खुला-खुला सा, हवादार, मगर इसमें उसके अलावा कोई भी ज़ी नफ़्स नहीं था। वहाँ पर उसके मुँह पर पट्टी भी बंधी हुई थी। वरना वो तेज़-तेज़ आवाज़ लगाने की गलती ज़रूर कर लेती, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर पहले जो केस जीतने की खुशी हो रही थी, अब मौत को इतने करीब देखकर उसे समझ में आ रहा था कि ऐसे गुमनाम मरना कितना भयानक होता है। खुले-खुले हवादार हॉल के बाहर उसने अंधेरे को उतरते हुए देख लिया था। मतलब ये था कि उसे दोपहर से शाम हो चुकी थी। उसके घरवाले यकीनन उसे ढूँढने निकल खड़े हुए होंगे। वो ये सोचकर ज़रा-सा मुतमईन हुई थी, मगर फिर ये भी सोचने लगी थी कि अक्सर उसे रात भी हो जाती थी। शायद वो इत्मीनान में होंगे कि रात तक आ जाएगी। इसका दिल हौलने लगा था कि कोई उसे ढूँढ भी रहा होगा कि नहीं। शाम के अंधेरे रात में बदलने को बेकरार थे और सादान खैबर को भी न जाने क्या बेचैनी थी। आज अदालत में जो हुआ था वो वैसा तो उसने सोचा भी नहीं था कि इल्हा खान को जेल हो जाएगी, मगर इज़्न अरबाब ने उसे चैलेंज किया था कि वो इल्हा खान को इस बार सलाखों के पीछे ले जाकर रहेगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और वाक़ई इज़्न अरबाब ने वो कर दिखाया था, मगर न जाने क्यों सादान को सब कुछ अजीब लग रहा था। उसे इल्हा खान की आँखों में ज़रा भी डर नहीं दिखा था, बल्कि एक अजब-सा घमंड उसकी आँखों में नज़र आया था, जो सादान खैबर को चौंका गया था, क्योंकि ये केस इंस्पेक्टर दानियाल देख रहा था। वो इंस्पेक्टर दानियाल का सीनियर ऑफ़िसर होने के नाते उसे इंस्ट्रक्शन दे सकता था, मगर इंस्पेक्टर दानियाल ने उससे भी सीनियर ऑफ़िसर से तालमेल रखकर उसे इस केस से ख़ारिज कर दिया था। ये चीज़ सादान को समझ में आई नहीं थी, जब भी उसने इज़्ना के पीछे अपना एक बंदा लगा दिया था। जब वो कोर्ट रूम से घर जाने के लिए बाहर निकली थी, तो तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ था। हेलो, उसने फ़ोन उठाकर जैसे ही हेलो कहा, सामने से उसे वो ख़बर मिली जो इसकी बेचैनी को और बढ़ा गई थी। वो जल्दी से टेबल से अपनी कैप उठाता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था, आंधी-तूफ़ान की तरह। वो पार्किंग में आया था, कांस्टेबल दौड़ता हुआ उसके पास आया कि सर, कहीं जाना है? जल्दी मुझे चाबी दो और कार में बैठो। उसने चाबी उसके हाथ से झपटते हुए कार को हवा के दोष में चलाना शुरू कर दिया था। उसने उस इस टाइम सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया था, मानो जैसे उसकी जान किसी ने मुट्ठी में ले ली हो। सर, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी फैमिली में कोई दिक्कत हुई है? कांस्टेबल उससे मुसलसल पूछे जा रहा था। चुपचाप बैठो, मुझे कॉन्सन्ट्रेट करने दो। उसने उसे डपटा था और लोकेशन चेक करने लगा था अपने मोबाइल में, जिसे उस बंदे ने भेजा था जिसको उसने इज़्न अरबाब के पीछे लगाया था। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? उसके मुँह से पट्टी हटी तो उसने सामने खड़े हुए लोगों को घूर कर उनसे पूछा था। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें मार दिया जाए। उनमें से एक नकाबपोश बोला था, किसने हुक्म दिया है? अगर मैं ज़िंदा बच गई तो तुम लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बना दूँगी। इज़्ना ने गुस्से में दाँत पीसते हुए कहा था, ए लड़की, चुप करो। मौत की कुर्सी पे बैठी हो और बकवास किए जा रही हो। वही नकाबपोश फिर से बोला था। तब इज़्ना ने चौंक कर कुर्सी को देखा था। वो एक इलेक्ट्रिक शॉक वाली कुर्सी थी, जिसके 10-15 बार करंट मारने से वो मर भी सकती थी और फिर उसकी बॉडी जलकर खाक हो जाती। वो कई बार ऐसी सिचुएशन से गुज़री थी, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो मौत को इतने करीब से देखती। हर बार किस्मत ने उसे बचा लिया था। ओह खुदा! इस बार तो बुरी फँसी हूँ, लगता है मरना ही पड़ेगा। वो बड़बड़ाई थी, ये लड़की मरने से पहले ही बेहोश हो गई क्या? मौत के डर से वो नकाबपोश उसकी कैफ़ियत पर हँसते हुए बोला था, मरना और जीना सब अल्लाह के हाथ में है। अभी मैं चाहे बेबस हूँ, मगर मेरा अल्लाह बेबस नहीं है। इस बात का मुझे यकीन है। इज़्ना ने कमाल-ए यकीन से इसकी आँखों में आँखें डालकर कहा था, अरे सर, इससे बातें बंद करो और जल्दी से वो कुर्सी के सिस्टम को ऑन करो और अब यहाँ से निकलते हैं। दूसरा बंदा इस नकाबपोश से बोला था। ओके, करता हूँ। ना जाने क्या दुश्मनी है तुम लोगों की इस लड़की से, वो वरना मैं तो इतनी हसीन लड़की को कभी नहीं मारता, उसे अपने पास रखता, ज़िंदगी आराम से गुज़ारता। नकाबपोश ने इज़्ना के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा था, अरे सर, आप काम करो अपना, इससे भी हसीन चेहरा हम लाकर दे देंगे आपको। वो दूसरा आदमी फिर से काम करने को कहते हुए बोला था, हाँ, हाँ, कर रहा हूँ, अब आँखें भी सेकने मत देना। नकाबपोश ने ललचाए हुए लहजे में कहा था। इस बार इज़्ना की बर्दाश्त की हद हो गई थी। ए मिस्टर लफंगे, तुम अपने काम करो, मुझे मारना है तो मारो और यहाँ से चलते बनो। वो गुर्रा कर बोली थी, देखा क्या दम है लड़की में, वो फिर बोला था।
अचानक ही इज़्ना के ज़हन में झमाका हुआ था, उसे ये आवाज़ जानी-पहचानी लगी थी। तभी वो दूसरा वाला नकाबपोश आगे बढ़ा था और कुर्सी का स्विच ऑन कर दिया था। इज़्ना जो इस आवाज़ को पहचानने में महू थी, उसकी बॉडी झटके खाने लगी थी। "ये क्या किया तुमने?" उसने इससे पहले नकाबपोश की ये आवाज़ ज़रूर सुनी थी। फिर उसका दिमाग अंधेरों में खोता चला गया था। सादान को अब ये नाटक करना ज़रूरी नहीं लगा था और उसने उन सब की धुलाई शुरू कर दी थी। मगर इसने उससे पहले कुर्सी के तार को खींच लिया था ताकि इज़्ना को कम झटके लगें। वो सब थोड़ी देर में ही सादान के हाथों की धुलाई खाकर ढेर हो चुके थे। फिर उसने इज़्ना को गोद में उठाया था और दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकला था। "जल्दी से कार स्टार्ट करो," उसे पिछली सीट पर लिटाते हुए वो कांस्टेबल से बोला था। कांस्टेबल ने एक नज़र उसे देखा था और फिर कार स्टार्ट कर दी थी। "हम हॉस्पिटल जाएँगे, उसकी हालत बहुत ख़राब है।" इज़्ना की बॉडी थोड़ी-थोड़ी देर में झटके ले रही थी। "सर, क्या ये आपकी फ़ैमिली है?" कांस्टेबल के अचानक पूछने पर वो उसके खूबसूरत चेहरे में उलझ गया था, क्योंकि उसे अच्छे से याद था उसने मोहब्बत का दावा किसी और से कर रखा है। वो अपने दिल को दिलासा दे रहा था कि मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया है, मगर बार-बार उसकी नज़रें इज़्ना के चेहरे पर ठहर जाती थी और उसकी बुरी कंडीशन देखकर उसका दिल उलझ जाता था। और ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। उसने चाहे दावे किसी और से किए हों, मगर इस वक़्त उसका दिल सिर्फ़ इज़्ना के लिए धड़क रहा था और तकदीर उसकी धड़कन सुनकर मुस्कुरा पड़ी थी। सर, हॉस्पिटल आ गया। कांस्टेबल ने उसे आवाज़ लगाई थी, जो सारे ज़माने से कटकर बस इज़्ना के चेहरे को हाथों में लिए हुए एक-टिक देखे जा रहा था। ओह हाँ, वो उसे लेकर कार से बाहर आया था, अभी भी उसे मताए जाँ की तरह गोद में उठाया हुआ था। सर, स्ट्रेचर। कांस्टेबल ने उसका ध्यान स्ट्रेचर की तरफ कराना चाहा था। जाने दो, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। साधन खबर ने खून-रंग आँखों से कांस्टेबल को घूर कर देखा था। वो खुद नहीं सोच पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे बस इतना पता था कि उसे इज़्ना अरबाब को बचाना है। किसी भी तरह डॉक्टर ने उसकी कंडीशन देखते हुए उसे आईसीयू वार्ड की तरफ ले गए थे। सर, ये लड़की कौन है? उसकी कोई फैमिली तो होगी ना? कांस्टेबल ने उसके पास आकर कहा था। मुझे मालूम नहीं। साधन खैबर ने ना में सर हिलाया था, क्योंकि उस वक़्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वरना उसे ये बात ज़रूर याद आ जाती कि वो उसके घर जा चुका है, उसके कमरे तक पहुँच चुका है। डॉक्टर कशमाला को बुलाओ, किसी नर्स ने किसी दूसरी नर्स से कहा था। फिर कोई डॉक्टर उसके सामने से तेज़-तेज़ कदमों से आईसीयू की तरफ गई थी। सर, ये पानी पी लीजिए। कांस्टेबल पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला था। उसने चुपचाप पानी की बोतल थाम ली थी और एक ही साँस में गट-गट ही पी गया था। जैसे बहुत प्यासा हो। सर, आपके हाथ में भी तो चोट लगी है। उसके हाथ से खून रस रहा था, मगर इस बात का उसे अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि उसे अपनी चोट महसूस ही नहीं हो रही थी। उसका पूरा जिस्म कान बना हुआ था, जो इज़्ना अरबाब की ज़िंदगी की नवेद सुनने के लिए बेकरार था। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं है, सादान खैबर ने लापरवाही से कहा था। पेशेंट के साथ कौन है? एक नर्स ने आवाज़ लगाई थी। मैं हूँ, सादान खैबर उठते हुए बोला था। इधर आइए, ये कुछ इंजेक्शंस हैं, इन्हें लेकर आना है। मगर आप तो पुलिस ऑफिसर हैं। नर्स ने उसके यूनिफ़ॉर्म को हैरत से देखते हुए कहा था। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं इसकी फैमिली हूँ, ऑफ़िसर हूँ। मैंने ही रेस्क्यू किया है, सादान खबर ने सपाट लहजे में कहा था। ओके सर, आप ये सारी चीज़ें ले आएँ। नर्स सर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वो जब इंजेक्शंस लेकर वापस आया तो कांस्टेबल ने बताया कि उसकी फैमिली आ चुकी है, क्योंकि उन डॉक्टरों में से एक डॉक्टर उसकी खुद की बहन थी। तभी एक लड़की उसके करीब आई थी जो डॉक्टर के ही लिबास में थी। थैंक यू सर, आप नहीं जानते आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। वो प्यारी सी लड़की भीगी आंखों के साथ उसे देखकर बोली थी। ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने बस अपनी ड्यूटी की है। साधन खैबर ने उसके सर पर हाथ रखकर सादा से लहजे में कहा था। आपने चाहे अपनी ड्यूटी की हो, मगर आपने हमारी ज़िंदगी बचा ली है। उस लड़की ने रूंधे लहजे में कहा था। सर, आप यहीं रुकें, मैं अपने भाई और चाचू को लेकर आती हूँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहकर वहाँ से चली गई थी। सादान खैबर को अपना आप वहाँ पर बेमाने लग रहा था, मगर वो फिर भी थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ा रहा, मगर वो बहुत टाइम बाद भी नहीं लौटी तो वो फिर वहाँ से चला गया था। कांस्टेबल को उसने वहीं पर तैनात कर रखा था और बोला कि जैसी भी कंडीशन होगी वो उसे बाखबर करता रहेगा। अरे, यहाँ पर आपके ऑफिसर थे, वो कहाँ चले गए? कशमाला जब जाविया अरबाब शाह के साथ लौटी तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं था। उसने कांस्टेबल से सवाल किया था। सर, घर पर गए हैं, वो बहुत थक गए थे, उन्होंने अकेले ही मैम को बचाया है। हम सब तो बाहर पहरे पर थे और इन्हें बचाते हुए सर के हाथ में चोट भी लगी है, कांस्टेबल ने कशमाला से कहा। ओह गॉड! मैं भी कितनी बड़ी झल्ली हूँ। उनसे मिलकर उनका हाल भी नहीं पूछा और अपने घरवालों को उनसे मिलवाने के लिए दौड़ पड़ी। कशमाला ने मुँह बनाते हुए कहा था। कोई बात नहीं मैम, सर सुबह में आएँगे, आप उनसे मिल लीजिएगा।
उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ की सिचुएशन से उनको अपडेट करता रहूँ। कांस्टेबल ने मुस्कुराकर कहा था, कोई नहीं माला, इतना ठीक हो जाए फिर हम ऑफिसर से भी मिल लेंगे। वो उसके कंधे पर प्यार वाली थपकी देते हुए कह रहा था, भाई ऐसे ही उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था जैसे आपने रखा है। एक लम्हे को वो हाथ मुझे आपके हाथ जैसा लगा जबकि मैं उनसे पहली बार मिली थी। कशमाला ने अपने दिल की बात कही थी। उफ़! मेरी माला बहुत मासूम है। चलो अच्छा है माला को तीसरा भाई भी मिल गया। ज़ाविया शाह ने हल्के-फुल्के लहजे में उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपने साथ चलाते हुए कहा था, ऐसा क्या हुआ होगा इज़्ना के साथ कि उसकी ये कंडीशन हो गई? अरबाब शाह ने ज़ाविया शाह से कहा था, चाचू अब तो इस ऑफ़िसर से मिलने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि कांस्टेबल भी उस बारे में नहीं जानता। इसने बताया है कि वो बाहर पहरे पर था। ज़ाविया शाह ने सोचते हुए लहजे में कहा था, तुम्हारी चाची बार-बार फ़ोन कर रही हैं और इज़्ना के बारे में पूछ रही हैं। क्या बोलूँ मैं अब? अरबाब शाह टूटे हुए लहजे में ज़ाविया शाह से बोल रहे थे, चाची को अभी कुछ मत बताइएगा, मैं माला को भी मना कर दूँगा। अम्बरीन की तबीयत को सोचकर उसने अरबाब शाह को मना किया था, मगर कहूँगा क्या? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। मेरी बच्ची को जिसने भी इस हाल में पहुँचाया है, मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। अरबाब शाह ने जलाल भरे लहजे में कहा था, आप फ़िक्र मत कीजिए चाचू, वो इंसान पछताएगा जिसने भी इज़्ना की ये हालत की है। ज़ाविया शाह ने चट्टानों की सख्ती से कहा था, जारी है वाइबी नॉवेल लवर्स। अगर आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।